अरे भाई, जरा रुको। इतना दिलचस्प रहस्य सुनने से पहले सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। अब बिना सब्सक्राइब किए चले जाओगे क्या? देखो, मैं जानता हूं, तुम सोच रहे हो, अभी तो सुन लेता हूं, बाद में कर दूंगा। पर मानो मेरी बात, बाद में कभी नहीं आता। तो जल्दी से नीचे वाला लाल बटन दबा दो। हाँ, वही सब्सक्राइब वाला, ताकि अगली कहानी भी वही आवाज में तुम्हारे कानों तक पहुंच जाए। और हाँ, अब जरा कमेंट में बताओ ना, तुम ये कहानी कहां से सुन रहे हो? अपने शहर से या अपने प्यारे गांव से? चलो देखते हैं किस जगह से हैं। आरजे फैक्ट्स के सबसे शातिर कहानी प्रेमी। बस याद रखना, अगर बाद में सब्सक्राइब करेंगे सोचा, तो फिर अगली बार रहस्य नहीं, पछतावा ही सुनना पड़ेगा। तो अब कर दो। चलो बोलो साथ में, आरजे फैक्ट्स जिंदाबाद। लंदन की एक ठंडी धुंधली शाम थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 9 की ओर बढ़ रही थीं और बाहर छाई बारिश की महीन बूंदें बेकर स्ट्रीट की सड़कों पर हल्की धुंध बनाती जा रही थीं। खिड़कियों पर गिरती उन बूंदों की हल्की थपथपाहट कमरे की गंभीर खामोशी को और गहरा कर रही थी। मैं, डॉक्टर जॉन एच वॉटसन, अपने पुरातन मित्र श्री शेरलॉक होम्स के साथ उसी परिचित छोटे से आवाज में बैठा था। वह स्थान जहां अनगिनत रहस्यों ने जन्म लिया था और कितने ही अपराधों का अंत हुआ था। कमरे में हल्की गैस लाइट की पीली चमक थी, जो दीवारों पर टंगे मानचित्रों और रासायनिक उपकरणों की परछाइयों को लंबा कर रही थी। चाय की केतली की गर्म भाप हल्के धुएं की तरह वातावरण में तैर रही थी। मैं खामोशी से अपने हाथों में पकड़े कप को देख रहा था, जबकि मेरे विचार कहीं दूर बीते युद्धों की धूल भरी यादों में उलझे हुए थे। दूसरी ओर होम्स अपनी लकड़ी की कुर्सी पर झुका हुआ था। उसकी उंगलियां आपस में रगड़ती जा रही थीं और उसकी गहरी पतली आंखें खिड़की के पार गिरती बारिश की लकीरों को ध्यान से देख रही थीं, जैसे उनमें कोई रहस्य छिपा हो जिसे केवल वही पढ़ सकता था। अचानक उसने बिना मेरी ओर देखे कहा, वॉटसन, क्या तुमने कभी गौर किया है कि बारिश की हर बूंद कितनी अनुशासित होती है? वे गिरती हैं, मानो किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रही हों। उनके बीच कोई अव्यवस्था नहीं, कोई टकराव नहीं, जबकि मानव समाज वह व्यवस्था से कोसों दूर है। मैं मुस्कुरा उठा और धीरे से बोला, होम्स, तुम प्रकृति में भी दार्शनिकता ढूंढ लेते हो, लेकिन सच कहूं, तुम्हें इस वक्त बारिश से ज्यादा किसी अच्छे केस की जरूरत है। होम्स ने पाइप की ओर देखा, फिर लंबी सांस खींची और कहा, तुम बिल्कुल सही हो मेरे दोस्त। निष्क्रियता, यह मेरे लिए किसी कारावास से कम नहीं। जैसे उसके शब्दों में कोई भविष्यवाणी छिपी हो। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक गूंजी। आवाज इतनी अचानक थी कि जैसे वह शांत वातावरण को तोड़ती हुई भीतर आ गई हो। मैंने घड़ी की ओर नजर डाली। सटीक 9 बज चुके थे। होम्स ने तुरंत सिर उठाया। उसकी आंखों में वही चमक लौट आई थी जो केवल किसी नए रहस्य के आगमन पर आती थी। उसने हल्के से कहा, दरवाजा खोलो वॉटसन, लगता है हमारी बोरियत का अंत हो गया। मैंने उठकर दरवाजा खोला। सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था। चेहरे पर थकान और भय की छाया, कपड़े भीग चुके थे और उसकी टोपी से लगातार पानी टपक रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, जैसे वह जल्दीबाजी में आया हो। कांपती आवाज में उसने पूछा, क्या क्या श्री शेरलॉक होम्स यहीं रहते हैं? होम्स ने बिना उठे जवाब दिया, मैं ही हूं शेरलॉक होम्स, अंदर आइए, आग के पास बैठिए, आप जरूरतमंद लग रहे हैं। वह आदमी भीतर आया और मैंने उसकी मदद करते हुए कुर्सी आगे खींच दी। उसने अपने गीले बालों से पानी झटका और अपने कोट की जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर फेर लिया। मेरा नाम इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस है, स्कॉटलैंड यार्ड से, उसने थकान भरी आवाज में कहा। मुझे आपकी मदद चाहिए मिस्टर होम्स। एक अत्यंत विचित्र और उलझा हुआ मामला सामने आया है। होम्स ने अपनी उंगलियां ठुड्डी के नीचे टिकाईं और बोला, कहिए इंस्पेक्टर, क्या बात है? हॉपकिंस ने गहरी सांस ली, जैसे शब्दों से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित कर रहा हो। फिर बोला, यह घटना यवली कैंट नामक गांव में हुई है। एक प्रोफेसर कोरम, रूसी विद्वान, उनका एक नौकर था, विल यंग नाम का युवक। आज सुबह उसकी हत्या कर दी गई। मैं और होम्स दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। होम्स ने धीरे से पूछा, वध का तरीका? छाती में चाकू से वार, हॉपकिंस ने उत्तर दिया। लेकिन बात यह नहीं, बल्कि उसके आसपास की परिस्थितियां विचित्र हैं। कमरे में कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, दरवाजे खिड़कियां सब अंदर से बंद। और वह रुक गया। मृतक के हाथ में एक स्वर्णिम पिंसनेज,
एक सुनहरा चश्मा कसकर पकड़ा हुआ था। होम्स तुरंत आगे झुक गया, उसकी आंखों में जैसे चमक दौड़ गई हो। सुनहरा पिंसनिज कह रहे हैं आप? दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। क्या प्रोफेसर ने उसे पहचाना? उन्होंने इनकार किया, हॉपकिंस बोला। कहते हैं उन्होंने ऐसा चश्मा कभी नहीं देखा। लेकिन उसका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आवाज में कुछ था, जैसे वह कुछ छिपा रहे हों। होम्स ने हल्का सा सिर झुकाकर कहा, आपको सही लगा, वह कुछ छिपा रहे हैं इंस्पेक्टर। और यह पिंसनिज, ये निश्चित ही किसी साधारण व्यक्ति की वस्तु नहीं। ऐसा सामान आमतौर पर अमीर या खास लोग ही रखते हैं। वातावरण घना हो गया था। गैस लाइट की लौ धीरे धीरे कांपी। बाहर बारिश की बूंदें अब और तेज हो चुकी थीं। होम्स ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर बोला, वॉटसन, हमें सुबह सुबह येवरली के लिए निकलना होगा। यही चश्मा इस रहस्य की असली कुंजी है। हॉपकिंस ने राहत की सांस ली, जैसे बोझ उतर गया हो। मैं आप दोनों का येवरली स्टेशन पर इंतजार करूंगा। उसके जाने के बाद कमरे में फिर वही शांति लौट आई। मगर इस बार हवा में कोई बेचैनी थी, किसी तूफान से पहले की सन्नाटा। होम्स ने पाइप में तंबाकू भरा और धीरे से बोला, एक स्वर्णिम चश्मा जो मृतक के हाथ में था। किसी वस्तु का अर्थ वहीं खत्म नहीं होता, वॉटसन। हर वस्तु एक कहानी सुनाती है, बस जरूरत होती है सुनने वाले कानों की। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो कल वही कहानी सुनेंगे, होम्स। रात लंबी थी। मैं करवटें बदलता रहा। हर बार आंखें बंद करता तो वही चश्मा मेरी कल्पना में चमक उठता, जैसे कोई आंख मुझे निहार रही हो। अगली सुबह सूरज की जगह घने बादलों ने ले ली थी। ठंडी हवा फर्श के नीचे से गुजरते हुए हमारी हड्डियों तक उतर रही थी। मैंने खिड़की पर देखा, सड़क गीली थी, लेकिन घोड़ा गाड़ी आ चुकी थी। होम्स पहले से तैयार था, हमेशा की तरह शांत, हालांकि उसकी आंखों में वही बेचैन उत्सुकता चमक रही थी। हम दोनों ट्रेन में सवार हुए। डिब्बे में हल्की भाप की गंध, सीटों पर चिपकी नमी और खिड़कियों पर धुंध की परत थी। मैं बाहर लुप्त होते खेतों को देख रहा था, लेकिन होम्स, उसकी निगाहें खिड़की पर टिके हुए भी कहीं और थीं। वह मन ही मन गणना कर रहा था, अपने तर्क के धागों को बुन रहा था। अचानक उसने कहा, वॉटसन, क्या तुम समझते हो कि हर वस्तु अपने मालिक की आत्मा को प्रतिबिंबित करती है? यह चश्मा, यह सिर्फ धातु और कांच का बना औजार नहीं। इसकी बनावट, उसके फ्रेम की महंगी चमक और यह तथ्य कि यह किसी नौकर के नहीं बल्कि किसी उच्च वर्गीय व्यक्ति का प्रतीत होता है, मुझे बहुत कुछ बताता है, मैंने जवाब दिया। लेकिन होम्स, इन चीजों से सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। हत्यारे तक पहुंचना तो। सब्र, मेरे प्रिय वॉटसन, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। हर रहस्य अपने समय पर अपने द्वार खोलता है। ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगी। स्टेशन के बाहर धुंध तैर रही थी। प्लेटफॉर्म पर इंस्पेक्टर हॉपकिंस हमारा इंतजार कर रहे थे, मोटी जैकेट और ऊनी टोपी पहने हुए। उनके चेहरे पर जागी रातों की थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद की लौ थी। वे घोड़ा गाड़ी तक ले गए, जो कीचड़ भरी पगडंडी पर धीरे धीरे चलती रही। रास्ते में पेड़ों से पानी टपक रहा था और गाड़ी के पहिए गीले रास्ते पर चरमराहट पैदा कर रहे थे। दूर कहीं बिजली की एक सफेद लकीर ने आसमान को चीर दिया। हॉपकिंस ने बताया, प्रोफेसर कोरम मूल रूप से रूस से हैं, काफी समय से इंग्लैंड में रहते हैं। बेहद विद्वान, पर बहुत एकांत प्रिय। कहा जाता है उन्होंने कई बार सरकारी संस्थाओं से शोध के लिए सहायता मांगी, लेकिन अस्वीकार की गई। तब से वे अपने अंदर ही सिमट गए हैं। होम्स चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर स्थिर गंभीरता थी, मानो हर शब्द वह किसी पजल के टुकड़े की तरह जोड़ रहा हो। हमारी गाड़ी जब हवेली के फाटक के सामने रुकी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह घर मानो किसी गहरी नींद में डूबा हुआ था, पुराना, बड़ा और भूतियां सन्नाटे में लिपटा हुआ। हवा में भीगती ठंड और सूखी पत्तियों की सरसराहट ने एक रहस्यमय पृष्ठभूमि बना दी थी। होम्स उतरकर दरवाजे की ओर बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, वॉटसन, लगता है बारिश केवल सड़कों पर नहीं, आज हमारे सोच पर भी एक परत डालने वाली है। और तभी मेरे मन में सवाल गूंजने लगे, क्या उस स्वर्णिम चश्मे के पीछे वास्तव में कोई कहानी छिपी थी? या क्या वह केवल एक भुला हुआ सामान था, जिसमें होम्स अपनी आने वाली चुनौती की छवि देख रहा था? विल यंग, प्रोफेसर कोरम का एकमात्र नौकर और सचिव था। एक ऐसा युवक जो न केवल उनके घरेलू कार्यों का ध्यान रखता था, बल्कि उनके शोध के कागजात, मेल और दस्तावेजों का भी प्रबंध करता था।
उनके घर में और कोई स्थायी नौकर नहीं था। कभी कभी एक स्थानीय महिला आती थी जो खाना पकाने और सफाई में मदद करती थी, लेकिन वह भी सांझ ढलते ही घर लौट जाती थी। यिवरली कैंट का वह एकांत घर चारों ओर फैले घने पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां सन्नाटा कभी कभी इतना गहरा हो जाता था कि हवा के झोंके की आवाज भी किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। गाड़ी जब उस घर के लोहे के फाटक के पास रुकी तो पहियों के नीचे कीचड़ के छींटे उछले और हवा में गीली मिट्टी की महक भर गई। प्रोफेसर का घर सामने था, पुराना, विशाल और अपने इतिहास के बोझ से झुका हुआ सा। ईंटें नमी से गहरी हो चुकी थीं और खिड़कियों पर जमी धूल और शैवाल यह बता रहे थे कि यह स्थान लंबे समय से दुनिया से अलग पड़ा हुआ है। दरवाजे पर एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। वही स्वयं प्रोफेसर कोरम थे, एक लाठी पर झुके हुए, चेहरे का रंग मटमैला, आंखों में किसी पुराने रोग की लाली और होठों पर एक थकी हुई मुस्कान। उनकी खांसी बीच बीच में बातचीत को रोक देती थी, जैसे फेफड़ों में छिपी हर सांस उनके शरीर से संघर्ष करके बाहर निकल रही हो। आपका स्वागत है मिस्टर होम्स, उन्होंने खरखराती आवाज में कहा। इंस्पेक्टर ने बताया था कि आप आ रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे विल यंग की हत्या के बारे में कुछ नहीं पता। वह वह मेरे लिए एक पुत्र जैसा था। होम्स ने गहरी निगाहों से उनके चेहरे का निरीक्षण किया। वह कुछ क्षण चुप रहे, फिर बिना भाव बदले बोले, प्रोफेसर, हम स्थान को स्वयं देखना चाहेंगे। घटना स्थल। प्रोफेसर ने सिर झुकाया और धीरे धीरे उन्हें अंदर की ओर ले चले। घर के भीतर कदम रखते ही एक सीलन भरी पुरानी गंध महसूस हुई। पुरानी किताबों, स्याही और समय की गंध। रास्ते की दीवारों पर चित्र टंगे थे, रूसी विद्वानों और ऐतिहासिक घटनाओं के। गलियारे में गूंजती हमारी चाल की आवाज सन्नाटे को खंडित कर रही थी। अंततः हम एक बड़े कक्ष में पहुंचे। प्रोफेसर का अध्ययन कक्ष। भारी लकड़ी की मेज, दीवारों से सटी ऊंची बुकशेल्फ और एक कोने में पुरानी ग्लोब की हल्की चमक। कमरे में अब भी अपराध की गंध तैर रही थी, वही लोहे और भीगे कपड़े की मिलीजुली गंध जो केवल रक्त की होती है। फर्श पर कुछ हल्के फीके लाल धब्बे थे, जिन्हें साफ करने की नाकाम कोशिशें भी नहीं मिटा पाई थीं। होम्स झुककर भूमि का निरीक्षण करने लगे। उनकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो किसी शिकारी को नए निशान पर मिलती है। उन्होंने अपना आवर्धक लेंस निकाला और स्थान का मुआयना किया जहां विल यंग का शरीर पाया गया था। कुछ क्षणों बाद उन्होंने धीरे से पूछा, और वह चश्मा कहाँ मिला था? इंस्पेक्टर हॉपकिंस, जो पास ही खड़े थे, बोले, मृतक के हाथ में कसकर थामा हुआ था। हमने इसे सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने एक लकड़ी का डिब्बा मेज पर रखा। होम्स ने उसे खोला और भीतर से स्वर्णिम पिंसनिज निकाला। गैस लाइट की मंद रोशनी में वह चमक उठा, जैसे किसी भूले हुए रहस्य की पुकार। चश्मे का ढांचा बारीक और नाजुक था। फ्रेम पर सोने की झिलमिल परत थी और लेंस इतने करीने से तराशे गए थे मानो किसी कुशल जौहरी ने उन्हें विशेष आदेश पर तैयार किया हो। होम्स ने उसे ध्यान से उलट पुलट कर देखा, फिर धीरे से बोला, यह किसी महिला का चश्मा है। मैंने अचरज से पूछा, महिला का? होम्स मुस्कुराया नहीं, बस शांत स्वर में बोला, हाँ, वॉटसन। डिजाइन इसकी गवाही देता है। यह सूक्ष्म, सुंदर और हल्के फ्रेम का बना है। स्पष्ट है कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे सौंदर्य का बोध हो और जिसकी दृष्टि बहुत कमजोर रही हो। ये लेंस शक्तिशाली हैं। यह साधारण चश्मा नहीं। प्रोफेसर ने खांसी के बीच कहा, मुझे नहीं पता कि यह चश्मा कहां से आया। मैंने इसे कभी नहीं देखा मिस्टर होम्स। होम्स ने उनकी ओर देखा। उसकी निगाहें वर्षों की अभ्यास की तरह भीतर तक उतरती चली गईं, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह उठकर कमरे का निरीक्षण करने लगा। दरवाजे की चौखट, खिड़की की पकड़, अलमारी के स्पर्श चिन्ह। वह हर उस चीज को देख रहा था जो आंखों से छूट सकती थी। कोई जबरदस्ती के निशान नहीं। उसने धीरे से कहा, इसका अर्थ है या तो हत्यारा पहले से भीतर था या उसे स्वेच्छा से अंदर आने दिया गया। इंस्पेक्टर हॉपकिंस तुरंत बोले, लेकिन क्यों? विल किसी अजनबी को अंदर क्यों आने देगा, खासकर रात के समय? होम्स ने पतले होठों पर मुस्कान की झलक दी। यही तो हमें पता लगाना है इंस्पेक्टर, और इसका जवाब इस चश्मे में छिपा है। वह मेज की ओर लौटा जहां कुछ कागजात बिखरे हुए थे। उनके किनारे धूल और स्याही के धब्बों से सने थे। कुछ पर रूसी लिपि में नोट्स बने थे। होम्स ने धीरे से पूछा, प्रोफेसर, ये दस्तावेज, इनका विषय?
प्रोफेसर बोले, मेरे शोध के प्रारंभिक नोट्स। मैं रूसी इतिहास पर एक ग्रंथ लिख रहा हूं। होम्स ने हल्का सिर हिलाया, कागजों को वापस रखा, पर उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उनका ध्यान बिल्कुल किसी और दिशा में है। वह कमरे से बाहर निकल गए और मैं हॉपकिंस उनके पीछे चल दिए। बाहर हवा में बारिश की नमी अब भी बनी हुई थी। मिट्टी नरम थी और हर कदम के साथ चरमराहट पैदा कर रही थी। दूर पेड़ों से बारिश की बूंदें टपक रही थीं। होम्स ने घर के चारों ओर का निरीक्षण शुरू किया। हर खिड़की, हर दीवार, यहां तक कि झाड़ियों के बीच की मिट्टी तक। कुछ क्षण रुककर उसने एक जगह का बारीकी से परीक्षण किया, फिर बोला, वॉटसन, यह कोई आवेश में हुआ अपराध नहीं, योजनाबद्ध हत्या है, मगर हत्यारे से चूक हुई है। उसने वह चश्मा गिरा दिया। मैंने पूछा, लेकिन यह चश्मा हमें किसी तक कैसे पहुंचाएगा, होम्स? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, यह चश्मा ही हत्यारे की पहचान है। हमें बस उस तक पहुंचने का मार्ग ढूंढना है। दिन ढलने को था। जब हम स्टेशन की ओर लौट रहे थे, आसमान फिर से भारी बादलों से भर गया। हवा में ठंडक बढ़ रही थी। होम्स की आंखें विचारों में उलझी थीं और उसके चेहरे पर वही एकाग्रता थी जो केवल तब दिखाई देती थी जब वह किसी सच्चाई के करीब होता था। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, प्रोफेसर कुछ छिपा रहे हैं, पर वह हत्यारा नहीं है। यह चश्मा किसी और का है और वही हमें असली अपराधी तक ले जाएगा। ट्रेन के डिब्बे में बैठते ही खिड़की के बाहर का धुंधला परिदृश्य मेरे भीतर के संशय का प्रतिबिंब लगने लगा। पेड़ों की छायाएं पीछे छूटती जा रही थीं, लेकिन मेरे दिमाग में वह तस्वीरें अटकी रहीं। खून के धब्बे, प्रोफेसर की संदेह भरी आंखें और वह स्वर्णिम चश्मा जो रहस्य की धुरी बन चुका था। मैंने धीरे से पूछा, होम्स, क्या तुम्हें लगता है कि प्रोफेसर सच कह रहे हैं? होम्स ने अपनी पाइप से धुआं छोड़ा, फिर कहा, वे सच का केवल हिस्सा बोल रहे हैं। उनका डर वह बनावटी नहीं है, पर अपूर्ण है। वे कोई गहरी बात छिपा रहे हैं जो सीधे इस अपराध से नहीं, बल्कि उनके अतीत से जुड़ी है। मैंने आगे झुककर पूछा, तो फिर हत्यारा कौन है? और यह चश्मा जो तुमने कहा किसी महिला का है, प्रोफेसर के घर में तो कोई महिला दिखी ही नहीं। होम्स ने मुस्कुराकर कहा, तुम जल्दी निष्कर्ष निकालते हो, मेरे प्रिय वॉटसन। मैंने कहा, यह चश्मा महिला का प्रतीत होता है, इसका मतलब यह नहीं कि हत्यारा महिला ही हो। यह वस्तु वहां जानबूझकर छोड़ी गई हो सकती है, या शायद किसी असावधानी में गिर गई हो। जो भी हो, यह उस व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो इस कहानी की जड़ में है। बेकर स्ट्रीट लौटने पर होम्स ने बिना आराम किए अपने काम की शुरुआत की। वह सीधा अपने लेखन टेबल के पास गया और बोला, वॉटसन, मैं जानता हूं कि यह चश्मा हमारी सबसे मजबूत कड़ी है। हमें जानना होगा कि यह कहां बना और किसके लिए। उसने एक पुराने परिचित ऑप्टिशियन मिस्टर हेनरी बेकर को पत्र लिखा, लंदन के सबसे कुशल चश्मा विशेषज्ञों में से एक। उसने उस पत्र में चश्मे के लेंस, फ्रेम और उनकी विशिष्टता का विस्तार से वर्णन किया और पूछा कि क्या इसके आधार पर किसी ग्राहक की पहचान संभव है। पत्र को सील करते हुए उसने कहा, इस चश्मे में केवल प्रकाश नहीं, वॉटसन, इसमें अंधकार का रहस्य छिपा है। इसके लेंस हमें उस व्यक्ति तक ले जाएंगे जो उस रात इस घर में था। अगली सुबह जब हम अपने बैठक कक्ष में बैठे थे, मिस्टर बेकर का जवाब पहुंचा। होम्स ने लिफाफा खोला और ध्यान से पढ़ा। उनकी आंखें चमक उठीं। विलक्षण परिणाम, उन्होंने कहा। बेकर ने लिखा है कि यह चश्मा अत्यंत शक्तिशाली लेंसों वाला है, गंभीर मायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के लिए बनाया गया। ऐसा लेंस साधारण दुकानों में नहीं मिलता, इन्हें विशेष ऑर्डर पर गढ़ा जाता है। और इसका स्वर्ण फ्रेम धन और रसूख वाले व्यक्ति की पहचान है। मैंने विस्मित होकर कहा, तो क्या इससे हम हत्यारे तक पहुंच पाएंगे? हाँ, वॉटसन, होम्स ने शांति से उत्तर दिया। हमें अब केवल ये जानना है कि येवरली या उसके आसपास किसने ऐसा चश्मा बनवाया था। मैं हॉपकिंस को निर्देश भेजता हूं कि वह हर स्थानीय ऑप्टिशियन से पूछताछ करे। वहीं से हम इस धुंध को हटाना शुरू करेंगे। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां धूप की एक पतली रेखा बादलों को चीरती हुई अंदर आ रही थी। उसकी आंखें उस प्रकाश में चमकीं, जैसे किसी नई दिशा की ओर बढ़ने की तैयारी हो। अगली सुबह धुंध से ढका आसमान धीरे धीरे उजाला लेने लगा था, जब मैं और शेरलॉक होम्स फिर से यवर्ली की दिशा में निकल पड़े। सर्द हवा हमारे कपड़ों के भीतर तक घुसती जा रही थी और ट्रेन की खिड़की के बाहर खेतों पर पड़ी ओस हल्की धूप में चांदी की परत सी चमक रही थी।
लेकिन होम्स का ध्यान दृश्य पर नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह गंभीर और सख्त था। उसकी आंखों में वह केंद्रित ठहराव था जो केवल तब दिखाई देता है जब वह किसी गहरे निष्कर्ष पर पहुंचने ही वाला हो। स्टेशन पर उतरते ही उसने सामान्य नियम के विपरीत प्रोफेसर के घर की दिशा में नहीं, बल्कि गांव के पुराने बाजार की ओर जाने का सुझाव दिया। वॉटसन, उसने धीमे स्वर में कहा, कभी कभी जवाब उस जगह नहीं मिलते जहां हम उन्हें ढूंढते हैं, बल्कि वहां मिलते हैं जहां उन्हें छिपाया जाता है। और मुझे संदेह है कि यह गांव बहुत कुछ जानता है। यिवर्ली का बाजार उस सर्द सुबह में धीमी रफ्तार से जाग रहा था। कहीं कोई अपनी दुकान के शटर खोल रहा था, तो कहीं कोई और लकड़ी के ठेले पर ताजी सब्जियां सजा रहा था। हवा में कोयले के धुएं और बारिश से भीगी मिट्टी की मिली-जुली गंध थी। होम्स ठहर ठहर कर दुकानदारों से सामान्य लहजे में बातें कर रहा था, पर मुझे स्पष्ट था कि हर शब्द उसके लिए जानकारी बटोरने का तरीका था। वह किसी साधारण बातचीत की तरह सवाल करता, लेकिन हर प्रश्न में उसका लक्ष्य साफ झलकता था। जब वह एक बुजुर्ग दुकानदार के पास गया, तो उसने सहजता से पूछा, क्या आपने हाल के दिनों में किसी अजनबी को गांव में देखा है? विशेषतः किसी ऐसी महिला को जो चश्मा पहने हुए हो? दुकानदार ने कुछ पल सोचा, फिर धीमे से कहा, मालूम नहीं जनाब, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले एक औरत आई थी। अजीब बात थी कि उसने अपना चेहरा दुपट्टे में ढक रखा था। जल्दी में लग रही थी, और शायद, हाँ, मुझे लगता है कि उसने चश्मा पहना था, पर निश्चित नहीं कह सकता। होम्स की आंखों की पुतलियां जैसे फैल गईं। क्या आप बता सकते हैं, वह दिखने में कैसी थी? बुजुर्ग ने सोचकर जवाब दिया, थोड़ी लंबी थी, 30 से 40 के बीच की उम्र होगी। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन चाल तेज थी। आवाज में, हाँ, कुछ अलग सा लहजा था, विदेशी जैसा। होम्स ने विनम्रता से सिर झुकाया। आपकी यह जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जैसे ही हम आगे बढ़े, उसने मुझसे धीमे स्वर में कहा, वॉटसन, यह वही कड़ी है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। एक विदेशी लहजे वाली महिला, प्रोफेसर का रूसी अतीत। मैं कहूं तो यह संयोग नहीं हो सकता। यह अन्ना हो सकती है। प्रोफेसर के घर की ओर जाने वाला रास्ता अब और धुंधला लग रहा था। हवा में गीले पत्तों की तीखी गंध थी और सन्नाटे के बीच गाड़ी के पहियों की चरमराहट गूंज रही थी। जब हम घर पहुंचे तो दरवाजे पर वही बूढ़ा नौकर नहीं, बल्कि खुद प्रोफेसर खड़े थे। कमजोर, लगभग थके हुए, उनके पतले चेहरे पर पीली आभा और आंखों में घबराहट की परछाई। वे खांसते हुए बोले, मिस्टर होम्स, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास आपको और कुछ बताने के लिए बचा है। होम्स ने बिना कोई औपचारिकता रखे कहा, फिर भी प्रोफेसर, हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए। क्या आपने हाल में किसी ऐसी महिला से मुलाकात की जो स्वर्णिम चश्मा पहनती हो? यह सवाल सुनते ही प्रोफेसर का चेहरा बदल गया, जैसे उनके भीतर कुछ टूट गया हो। उनका गला सूख गया और आंखों में क्षण भर के लिए भय की चमक उभरी। "हम्म, मैं नहीं जानता कि आप किसकी बात कर रहे हैं," उन्होंने हकलाते हुए कहा। होम्स का स्वर अब ठंडा और काटने वाला था। प्रोफेसर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यह चश्मा कोई साधारण वस्तु नहीं। यह आपके कमरे में मिला, आपकी मेज के पास, और मृत व्यक्ति के हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। अब आप या तो हमें सच बताएंगे, या ये रहस्य आपके लिए और गंभीर हो सकता है। प्रोफेसर ने भारी सांस ली और अपनी कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखें नीचे झुक गईं। मुझे उस चश्मे के बारे में सच में कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, उन्होंने रुककर कहा, कुछ साल पहले एक महिला थी जिसे मैं जानता था। वह रूस से थी। हमारा रिश्ता अजीब था। होम्स ने आगे झुकते हुए पूछा, उसका नाम? प्रोफेसर बोले, अन्ना। कमरा जैसे कुछ पल के लिए शांत हो गया। बाहर हवा खिड़की से टकराई और गैस लैंप की लौ क्षण भर कांपी। होम्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, हमें उस महिला को ढूंढना होगा। वह ही इस गंभीर रहस्य की कुंजी है। जब हम स्टेशन की ओर लौट रहे थे, मेरे मन में उलझे सवाल किसी तूफान की तरह घूम रहे थे। अन्ना कौन थी? क्या वह हत्या से जुड़ी थी? और वह सुनहरा चश्मा, क्या वास्तव में उसी का था? ट्रेन में सफर करते समय मैं बार बार होम्स की ओर देखता रहा। वह खिड़की के बाहर देख रहा था, पर उसकी आंखें नहीं, उसका मन दौड़ रहा था, किसी अदृश्य सूत्र का पीछा करते हुए। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, यह एक ऐसी कहानी है जो केवल हत्या की नहीं, बल्कि विश्वासघात की है। अतीत और वर्तमान के बीच छिपे हुए अपराध की।
लंदन पहुंचने पर बेकर स्ट्रीट का हमारा छोटा सा कमरा फिर से एक प्रयोगशाला बन गया। होम्स की मेज पर कागजात बिखरे थे, नक्शे फैले थे और खिड़की के पास पाइप से उठता धुआं किसी बादल की तरह कमरे में रेंग रहा था। मैंने देखा कि वह लगभग बिना पलक झपकाए उन नोट्स को पढ़ रहा था जिन्हें हमने येवरली से लाया था। उसने अचानक सिर उठाया और कहा, वॉटसन, अब हमें इस अन्ना के बारे में सब पता लगाना होगा। प्रोफेसर ने कहा, वह वर्षों पहले जा चुकी है, लेकिन मैं उसे झूठा मानता हूं। वह यहीं कहीं है और वही इस रात का सबसे बड़ा रहस्य है। मैंने पूछा, लेकिन होम्स, अगर वह वर्षों पहले चली गई थी तो अब यहां कैसे हो सकती है? और वह चश्मा, क्या यह पक्का है कि वही उसका है? होम्स ने गहरी सांस ली, फिर बोला, यह चश्मा केवल एक आभूषण नहीं, वॉटसन, यह पहचान का प्रमाण है। इसकी लेंस पावर बहुत अधिक है और इसका स्वर्ण फ्रेम बताता है कि यह किसी समृद्ध व्यक्ति या महिला की चीज है। और प्रोफेसर के रूसी मूल और अन्ना का नाम, इन दोनों का संबंध मुझे किसी गहरे षड्यंत्र की ओर खींच रहा है। उस शाम इंस्पेक्टर हॉपकिंस का संदेश आया। स्थानीय ऑप्टिशियनों से पूछताछ की गई, उसने लिखा, पर किसी ने भी ऐसा चश्मा बेचने की पुष्टि नहीं की। लेकिन एक दुकानदार ने कहा कि कुछ महीने पहले एक विदेशी लहजे वाली औरत ने विशेष लेंस बनवाने की बात की थी, पर ऑर्डर अधूरा छोड़ गई। होम्स ने वह नोट पढ़कर मुस्कुराया। बिल्कुल वही, यही वह धागा है, वॉटसन। औरत ने ऑर्डर क्यों छोड़ा? क्योंकि उसे डर था या क्योंकि वह भागने की तैयारी कर रही थी? उसने तुरंत एक पत्र तैयार किया, रूसी प्रवासी समुदाय से जुड़े अपने पुराने संपर्क मिस्टर विल्सन को। उसमें लिखा, क्या आप किसी ऐसी रूसी महिला को जानते हैं जिसका नाम अन्ना हो और जो प्रोफेसर कोरम से जुड़ी रही हो? रात देर तक मैं देखता रहा, कैसे होम्स मेज पर झुका हुआ पुरानी फाइलें खंगालता रहा। उसके सामने रूस के राजनीतिक पत्र, विद्रोहों के विवरण, नामों की सूचियां पड़ी थीं। वह हर दस्तावेज को इस तरह पढ़ता था जैसे उसकी पंक्तियों के बीच कोई छुपा हुआ राज लिखा हो। वॉटसन, उसने आखिर कहा, प्रोफेसर का शोध केवल दिखावा है। उनका अतीत किसी राजनैतिक साजिश या विश्वासघात से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है यह हत्या उन्हीं पुराने पापों की गूंज है जो अब लौट कर आई है। अगले दिन सूरज बादलों से झांक रहा था जब हम दोबारा येवरली लौटे। रास्ते भर होम्स की रणनीति तैयार होती रही। उसने कहा, इस बार हमें कोरम को अपनी सच्चाई से डराना है। जब आदमी अपने डर से टकराता है तो सच अपनी मर्जी से बाहर आ जाता है। घर में प्रवेश करते ही महसूस हुआ कि प्रोफेसर अब पहले से भी ज्यादा बीमार थे। उनका शरीर कमजोरी से झुका हुआ था और खांसी उन्हें रोक रोक कर बोलने दे रही थी। उनकी आंखें लाल और धंसी हुई थीं। मिस्टर होम्स, उन्होंने खुरदरी आवाज में कहा, मुझे समझ नहीं आता कि आप बार बार यहां क्यों आते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया। होम्स ने सीधी नजर से देखा। प्रोफेसर, आपने सब नहीं बताया। आपने अन्ना का जिक्र जरूर किया, पर नहीं बताया कि वह आपके जीवन में क्यों इतनी महत्वपूर्ण थी। और वह चश्मा, जो केवल संयोगवश आपके कमरे में नहीं हो सकता। प्रोफेसर का चेहरा सुर्ख हो गया। उनकी उंगलियां कुर्सी की बाहों को कसने लगीं। मैंने कहा ना, मुझे उस चश्मे के बारे में कुछ पता नहीं। और अन्ना अब इस दुनिया में नहीं है। वह अतीत थी। होम्स शांत स्वर में झुके। वह अभी भी जीवित है प्रोफेसर। उसे येवरली में देखा गया है। और अगर आप सच नहीं कहेंगे तो मेरे पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं कि आप इस हत्या में संलिप्त हैं। एक क्षण को प्रोफेसर की आंखें सजल हो गईं। फिर उन्होंने सिर झुका लिया। आप गलत हैं मिस्टर होम्स, उन्होंने धीरे से कहा। मैं हत्यारा नहीं हूं, लेकिन हां, अन्ना मेरे जीवन की वह छाया है जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो सका। वह मेरी पत्नी थी। मैं स्तब्ध रह गया। आपकी पत्नी? मेरी आवाज अपने आप निकल गई। हां, उन्होंने कांपते स्वर में कहा। रूस में हमारा विवाह हुआ था, लेकिन वर्षों पहले वह मुझे छोड़ गई। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। होम्स शांत था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी विशाल पजल का आखिरी टुकड़ा उसके सामने हो। जाते हुए उसने मुझसे कहा, वॉटसन, प्रोफेसर ने हमें केवल आधा सच बताया है और आधा वह अन्ना अपने साथ ले गई है। हमें उसे ढूंढना ही होगा। लंदन लौटकर हमें विल्सन का जवाब मिला। उसमें लिखा था, अन्ना सरगेवना नाम की एक महिला कुछ वर्ष पहले लंदन में देखी गई थी।
वह रूस की क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल थी और कहा जाता है कि प्रोफेसर कोरम भी उस समय उसी आंदोलन का हिस्सा रहा है। उनके बीच का संबंध केवल प्रेम का नहीं, राजनीतिक रहस्यों का भी था। होम्स ने पत्र को मोड़ा और मेज पर रख दिया। अब कहानी पूरी दिशा बदल चुकी है, वॉटसन। यह हत्या केवल एक निजी बदले की नहीं, यह रूस की क्रांति और उसके छिपे हुए सच्चों से जुड़ा मामला है। हमें पता लगाना होगा कि अन्ना अब कहाँ है और वह उस रात प्रोफेसर के घर क्यों लौटी थी। उसने अपने नोट्स फिर से फैलाए, पाइप सुलगाई और डूबे स्वर में बोला, यह अब केवल एक हत्या का मामला नहीं रहा। यह समय के पार फैला विश्वासघात है। और जब मैं उस रात बिस्तर पर लेटा तो मेरे कानों में अब भी प्रोफेसर की कांपती आवाज गूंजती रही। वह मेरी पत्नी थी और मेरे मन में उस स्वर्णिम चश्मे की चमक अब भी अंधेरे कमरे में झिलमिला रही थी, मानो वो खुद यह कहानी सुनाने की प्रतीक्षा में हो। लंदन की ठंडी रातों में बेकर स्ट्रीट का हमारा कमरा अब किसी युद्ध क्षेत्र जैसा लगने लगा था। दीवारों पर टंगे परछाई के बीच कागजों, किताबों और नोट्स का ढेर फैला था और पाइप के धुएं से बना धुंधला धुआं कमरे की हवा में फंसा हुआ महसूस हो रहा था। होम्स कई घंटों से अपने टेबल पर झुका बैठा था। उसकी उंगलियां लगातार चलते पेंसिल को दिशा देती रहीं, जैसे वह अपने मस्तिष्क में दौड़ रहे विचारों को शब्दों में कैद कर रहा हो। अन्ना सरगेवना का नाम सामने आने के बाद यह रहस्य किसी साधारण हत्या से उठकर अब रूस की राजनीति, विश्वासघात और पुराने पापों की परछाइयों में छिपे एक जाल की कहानी बन चुका था। होम्स का चेहरा अब वैसा शांत और आत्मविश्वास से भरा नहीं था जैसा मैं आमतौर पर देखता था। उसकी आंखों के नीचे हल्के साए थे और उसकी निगाहों में एक बेचैनी झलक रही थी, ऐसी बेचैनी जो केवल तब दिखती है जब सच बहुत करीब होता है पर एक परत पीछे छिपा होता है। सुबह जब हल्की धूप खिड़कियों से छनकर कमरे में आई तो होम्स ने मेरी ओर देखा और कहा, वॉटसन, आज हमें लंदन के रूसी क्षेत्र की ओर जाना होगा। मिस्टर विल्सन का संदेश आया है। उन्होंने एक सुराग पाया है और मुझे पूरा विश्वास है कि अन्ना सरगेवना अभी यहीं इस शहर में छिपी हुई है। मैंने पूछा, लेकिन होम्स, अगर वह सचमुच प्रोफेसर की पत्नी थी तो वह विल यंग की हत्या क्यों करती? उसने क्या देखा या जाना था? होम्स ने अपनी पाइप को धीरे से जलाया। आंखों में ध्यान की चमक थी। यह संभव है कि चश्मा अन्ना का ही हो, लेकिन यह भी उतना ही संभव है कि उसे किसी और ने वहां छोड़ दिया हो, जानबूझकर या दुर्घटनावश। हमें यह समझना है कि उस रात वह प्रोफेसर के घर क्यों गई। मकसद ही असली चाबी है। मेरे प्रिय वॉटसन, हम दोनों उस धुंधली सुबह में लंदन के एक पुराने हिस्से की ओर बढ़े, जहां पत्थरों की गलियां तंग थीं और हवा में कोयले और चूल्हे की तीखी गंध बसी थी। हर मोड़ पर कोई परछाई चलती दिखाई देती, जैसे हर दीवार के पीछे कोई कहानी छिपी हो। मिस्टर विल्सन ने हमें एक छोटे से कैफे में बुलाया था, जहां मंद प्रकाश में रूसी गीतों की धीमी धुनें गूंज रही थीं। कमरे के कोने में बैठा एक मोटा गोल चेहरे वाला आदमी हमें देखकर मुस्कुराया। वही मिस्टर विल्सन। आइए मिस्टर होम्स, बैठिए, उन्होंने कहा, हमें खिड़की के पास की मेज की तरफ इशारा करते हुए। हवा में वोदका और ताजे बर्स्ट की मिलीजुली खुशबू थी। विल्सन ने गहरे स्वर में कहा, मुझे आपकी रूसी महिला के बारे में कुछ जानकारी मिली है। अन्ना सरगेवना नाम है उसका। वह कुछ साल पहले लंदन आई थी। रूस में वह ज़ार के खिलाफ विद्रोहों में शामिल रही थी, पर उसकी गतिविधियां रहस्य से घिरी थीं। कुछ कहते हैं वह रूस लौट गई, कुछ का कहना है वह यहीं लंदन के किसी गली में छिपी है। होम्स ने चुपचाप सिर झुकाया। फिर पूछा, क्या आप उसके बारे में कुछ और बता सकते हैं? उसका रूप, उसकी आदतें? विल्सन ने सोचा। वह लंबी थी, उसके गहरे भूरे बाल और नीली आंखें थीं। उसकी आवाज में एक अजीब दृढ़ता थी। और हां, एक बात याद है, वह हमेशा चश्मा पहनती थी। शायद वही सुनहरे फ्रेम वाला जैसा आपने बताया था। होम्स के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वह क्षणिक थी, लेकिन उसकी आंखों में बिजली की चमक जैसी थी। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, वह निश्चित रूप से वही महिला है। और अगर यह चश्मा उसका है तो वह घटना स्थल पर मौजूद थी। कैफे से निकलते समय शाम का रंग आसमान में गहराने लगा था और गली की गीली ईंटों पर गैस लैंप की रोशनी झिलमिला रही थी। होम्स धीरे धीरे चल रहा था, निगाहें जमीन पर टिकाए। वह अन्ना इस रहस्य की आखिरी कड़ी है, उसने धीरे से कहा। हमें उसे ढूंढना ही होगा।
पर उस दिन हमारी हर कोशिश व्यर्थ रही। हमने कई रूसी प्रवासियों से मुलाकात की। किसी ने अन्ना का नाम सुना था, किसी ने उसका चेहरा कभी देखा था, पर कोई भी उसके ठिकाने को लेकर निश्चित नहीं था। रात को जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, तो लिफाफों के ढेर में रखे एक तार ने हमारा इंतजार किया। वह इंस्पेक्टर हॉपकिंस का संदेश था। प्रोफेसर कोरम की तबीयत तेजी से बिगड़ रही है। वह बमुश्किल बोल पा रहे हैं। मैंने कहा, क्या यह सब किसी संयोग का हिस्सा है, होम्स? या उनकी बीमारी भी इस रहस्य का कोई आवरण है? होम्स ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, दोनों ही संभावनाएं हैं, वॉटसन। उनकी बीमारी वास्तविक हो सकती है, पर वह उसे अपने रहस्य की ढाल भी बना रहे हैं। मुझे यकीन है वह कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो सब कुछ उजागर कर सकता है। अगली सुबह वह योजना के साथ उठा। हम यिवर्ली लौटेंगे, उसने दृढ़ आवाज में कहा। प्रोफेसर के घर के पीछे का क्षेत्र, जहां वह पुराना शेड है, मुझे अब भी अधूरा लगता है। संभव है वहीं इस कहानी का बाकी अध्याय छिपा हो। हम दोपहर तक वहां पहुंच गए। ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को झुला रही थी और बारिश की बूंदों से मिट्टी नम थी। शेड के पास पहुंचने पर होम्स ने अपनी जेब से उपकरण निकाले। पुराना ताला जंग से भरा था, मगर उसने सावधानी से उसे तोड़ दिया। भीतर एक बासी, सीलन भरी बदबू फैली हुई थी। लकड़ी के बक्सों और पुराने अखबारों के बीच हमें एक छोटा सा लोहे का संदूक मिला। होम्स ने उसे खोला। अंदर पुरानी चिट्ठियों का एक पुलिंदा था, रूसी भाषा में लिखे पत्र। होम्स ने एक पत्र को ध्यान से खोला। हवा में पुरानी स्याही की गंध फैली। उसने नजर डालते ही कहा, वॉटसन, ये अन्ना के पत्र हैं, प्रोफेसर को लिखे हुए। और देखो, उसने रेखा पर उंगली रखी। यह शब्द बार बार आ रहा है, विश्वासघात। मैंने धीरे से पूछा, विश्वासघात? हाँ, होम्स बोला। इन पत्रों के अनुसार अन्ना मानती थी कि प्रोफेसर ने रूस में उसके साथ और उसके साथियों के साथ धोखा किया। शायद किसी क्रांतिकारी गुप्त मिशन के दौरान। उसने लिखा है वो उसे माफ नहीं करेगी। वह उसकी जिंदगी उजड़ने का कारण था। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर पूछा, तो क्या यह संभव है कि उसने बदला लेने के लिए वापस आकर विल यंग की हत्या की? होम्स ने सिर हिलाया। संभव है, लेकिन केवल बदले से यह कहानी इतनी उलझी नहीं होती। अभी कोई परत छिपी है। लंदन लौटकर होम्स ने उन पत्रों का अनुवाद करवाया। वह पूरी रात उन्हें पढ़ता रहा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन हर पन्ने के साथ उसकी आंखों में एक नई चमक जगमगाने लगी। वॉटसन, उसने आखिरकार कहा, अब यह साफ है कि अन्ना यहां बदला लेने आई थी। उसे यकीन था कि प्रोफेसर ने रूस में उसके क्रांतिकारी साथियों को मरवाया था, लेकिन विल की हत्या, वह इस खेल का मासूम मोहरा बना। उसने शायद कुछ ऐसा देखा या सुना जो नहीं देखना चाहिए था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे मन में सवाल घुमड़ने लगे। और वह चश्मा, क्या वह अन्ना का ही था, या उसने वो जानबूझकर गिराया था ताकि संदेह की दिशा बदल जाए? होम्स ने बस इतना कहा, हर गलती इत्तेफाक नहीं होती, वॉटसन। कई बार अपराधी हमें किसी और मोड़ने की कोशिश करता है, और यहीं सबसे बड़ा सच छिपा होता है। उस रात मैं देर तक जागता रहा, जबकि होम्स अब भी अपने नोट्स के बीच झुका था, आंखों में वही ठहराव और आग लिए। उसके कागजों पर अन्ना के नाम से भरे नोट्स थे, प्रोफेसर के पत्र, नक्शे और लेंस की शक्ति से जुड़े गणनाएं। सुबह जब मैं नाश्ता कर रहा था, वह अचानक अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हुआ। वॉटसन, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, हमने कुछ पीछे छोड़ दिया है। प्रोफेसर के घर में वह शेड, वहां कुछ और होगा, कुछ इतना साधारण कि हमने अनदेखा कर दिया। हम एक बार फिर यवर्ली के लिए रवाना हुए। ट्रेन के सफर में वह एक शब्द नहीं बोला। उसने अपनी छोटी नोटबुक में कुछ लिखा, फिर उसे बंद कर अपनी कोट की जेब में रख लिया। मैंने पूछा, तुम सोच क्या रहे हो, होम्स? उसने लंबे विराम के बाद कहा, यह केवल हत्या नहीं, यह अतीत का प्रायश्चित है। अन्ना और प्रोफेसर दोनों अपने अपराधों के साए में जी रहे हैं। विल यंग सिर्फ उनके बीच फंसा हुआ था। मुझे यकीन है आज सब स्पष्ट हो जाएगा। जब हम पहुंचे, प्रोफेसर बिस्तर पर थे। उनका चेहरा अब लगभग पीला पड़ चुका था, सांसें टूटी टूटी सी आ रही थीं। उनकी आंखें लाल और उनमें डर की लकीरें उभर आई थीं। मिस्टर होम्स, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं समझ नहीं पा रहा कि आप बार बार यहां क्यों लौटते हैं। मैंने आपको सब कहा जो मुझे पता है। नहीं, प्रोफेसर, होम्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। आपने हमें केवल आधा सच बताया।
हमने शेड में कुछ पत्र पाए हैं, अन्ना सरगेवना के, जो यह सिद्ध करते हैं कि वह यहां बदला लेने आई थी। प्रोफेसर का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने कुर्सी की बांह पकड़ ली और कुछ देर बाद भारी सांसों के बीच बोले, आप सही हैं श्री होम्स। मैंने कुछ छिपाया है, पर मेरी आत्मा निर्दोष है। मैं हत्यारा नहीं। तो पूरी सच्चाई बताइए। होम्स की आवाज में अब कठोरता थी। क्या अन्ना उस रात आपके घर आई थी? कुछ देर मौन रहा। फिर प्रोफेसर के अधरों से शब्द कांपते हुए निकले। हाँ, वह आई थी। मैं सिहर गया। वह यहां थी? हाँ, वॉटसन, होम्स ने धीरे से कहा। फिर प्रोफेसर की ओर देखा। अब बताइए प्रोफेसर, सब कुछ। प्रोफेसर ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया। अन्ना मेरी पत्नी थी, पर हमारा विवाह केवल नाम का था। रूस में हम दोनों एक ही क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे। हम जार की तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे थे। लेकिन मैंने एक गलती की, एक ऐसी गलती जिसके कारण हमारे साथी पकड़े गए, कुछ मारे भी गए। अन्ना ने इसे विश्वासघात समझा। वह मुझसे नफरत करने लगी और तब से वह मेरे लिए मृत्यु की प्रतीक बन गई। उनकी आंखों में नमी थी, आवाज में स्वीकारोक्ति और अपराध का मिश्रण। होम्स ने उसे ध्यान से देखा। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अनगिनत रहस्य सुलझाए थे, वह जानता था कि यह कबूलनामा अब कहानी को उसकी असली मंजिल की ओर ले जा रहा है। कमरा उस क्षण इतना भारी लग रहा था कि जैसे हवा में भी अपराध बोध की गंध घुल गई हो। प्रोफेसर कोरम अपनी कुर्सी में झुके हुए थे। उनके चेहरे पर घबराहट और थकान की झुर्रियां उतर आई थीं। उनके माथे पर पसीने की हल्की बूंदें चमक रही थीं और आवाज में टूटी हुई जिम्मेदारी की थरथराहट थी। वह कई साल पहले मुझे छोड़ चुकी थी, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। लेकिन कुछ महीने पहले अचानक उसने फिर से संपर्क किया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों। होम्स की आंखें तुरंत तेज हो उठीं। उसने पूछा, और उस रात? प्रोफेसर ने गहरी सांस ली। वह मेरे घर आई थी, अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के। मैं उसे देखकर चौंक गया। वह पहले से ज्यादा थकी और गुस्से में थी। उसने मुझसे हमारे अतीत के बारे में सवाल किए, मुझ पर आरोप लगाए कि मैंने उसके साथियों को रूस में धोखा दिया। उनकी मौतों का कारण मैं हूं। उनकी आवाज कांप रही थी, जबकि खिड़की के बाहर हल्की बारिश अब भी मध्यम बूंदों में गिर रही थी। फर्श पर परछाइयां हिल रही थीं, जैसे दीवारें भी उनकी कहानी सुन रही हों। फिर क्या हुआ? होम्स ने तीक्ष्ण स्वर में पूछा। तभी तभी विल अंदर आया। प्रोफेसर रुके, उनकी आंखें कहीं दूर देख रही थीं। वह कुछ कागजात लेने आया था। अन्ना ने उसे देखा और वह घबरा गई। विल ने कुछ देखा या सुना होगा, मुझे नहीं पता। बस इतना याद है, एक तीखी चीख सुनाई दी, और जब मैं अध्ययन कक्ष में भाग कर गया, विल जमीन पर पड़ा था, उसके सीने में चाकू ढंसा हुआ था, और अन्ना, वह गायब थी। कमरा एकदम शांत हो गया। बाहर से केवल हवा के झोंकों की आवाज आ रही थी, जो खिड़की के शीशों को हल्के हल्के हिला रहे थे। और यह चश्मा? होम्स ने पूछा। वह शायद अन्ना का था, प्रोफेसर ने जवाब दिया। उनकी निगाहें नीचे झुकी हुई थीं। वह हमेशा एक स्वर्णिम पिनसनेज पहनती थी। उसके बिना मैंने उसे कभी नहीं देखा। होम्स ने शांत भाव से सिर झुकाया और मेरी ओर मुड़ा। वॉटसन, हमें फिर से उस शेड में जाना होगा। मुझे यकीन है वहां कुछ और छिपा है। हम प्रोफेसर को उनके बिस्तर पर छोड़कर बाहर निकले। हवा में बारिश की नमी थी, मिट्टी की गंध और गीली पत्तियों की सरसराहट हमारे कदमों के साथ मिल रही थी। जब हम शेड में पहुंचे, होम्स ने इस बार बारीकी से हर इंच का निरीक्षण किया। उसकी नजर ऐसी थी जैसे किसी बाज की हर दरार, हर हिस्से को पढ़ती जा रही हो। लकड़ी के पुराने बक्सों के नीचे उसने कुछ देखा। एक छोटा सा कपड़ा, हल्का फटा हुआ, जिस पर सूखे खून के निशान थे। वॉटसन, उसने कहा, यह कपड़ा उसी रात का है। यह खून ताजा नहीं, पर निश्चित रूप से हत्या की रात का है। मैंने पूछा, पर इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि अन्ना यहीं थी, होम्स ने धीरे से कहा। शायद वह इस शेड में छिपी हुई रही। हत्या के बाद जब उसे भागने का सुरक्षित रास्ता नहीं मिला, वह झुका और मिट्टी में कुछ चमकता देखा। एक छोटा धातु का टुकड़ा उठाकर उसने निरीक्षण किया। वह रूसी सिक्का था। देखो, यह वही पुराने काल का रूसी सिक्का है, होम्स ने कहा। ऐसे सिक्के अब वहां भी नहीं मिलते। अन्ना यह अपने साथ लाई होगी। अब मेरे लिए चित्र और साफ हो रहा है। उस दिन जब हम लौट रहे थे, ट्रेन की खिड़कियों से गिरती बारिश पटरी पर बिखरती जा रही थी।
होम्स खामोश था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज चमक थी जो समाधान की दहलीज पर पहुंच चुके रहस्य विचारक की होती है। वॉटसन, उसने धीरे से कहा, अन्ना उस रात बदले के लिए आई थी। उसने प्रोफेसर को मारने की ठानी होगी, लेकिन विल बीच में आ गया। वह या तो बचाव में मारा गया या बदकिस्मती से गलत पल में गलत जगह मौजूद था। उसने अन्ना को पहचान लिया और जीवन गंवा बैठा। मैंने पूछा, फिर अन्ना कहाँ गई? वह मुट्ठी भर स्याही के धुएं की तरह गायब हो गई। होम्स ने उत्तर दिया, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है वह येवरली के आसपास ही कहीं छिपी हुई है। बेकर स्ट्रीट लौटकर जैसे ही हमारा कमरा फिर से रोशनी से भर गया, हमें इंस्पेक्टर हॉपकिंस का एक और संदेश मिला। उन्होंने बताया कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने उस रात प्रोफेसर के घर के निकट एक महिला को देखा था। उसके लहजे में विदेशीपन था और रूप भी अन्ना जैसा। वॉटसन, होम्स ने मुझे देखते हुए कहा, अब हम अंतिम चरण में हैं। वह यही है और हमें यह गलतफहमी खत्म करनी होगी। अगली सुबह लंदन का आसमान धुंध से भरा था। खिड़कियों पर जमकर नमी की परत लग गई थी। कमरा शांत था, लेकिन होम्स की ऊर्जा किसी नए तूफान की तैयारी में थी। उसके सारे नोट्स व्यवस्थित रखे हुए थे, जैसे किसी सैनिक की युद्ध से पहले की तैयारी। उसने अचानक कहा, आज वह दिन है वॉटसन। अन्ना सरगेवना हमें अपनी कहानी खुद सुनाएगी। और अगर वह अब भी गायब है? मैंने पूछा। होम्स मुस्कुराया। वह चश्मा? वॉटसन, वह उसकी सबसे बड़ी चूक थी। अपराध चाहे जितना योजनाबद्ध हो, इंसान जब जल्दबाजी में होता है तो सबसे छोटा निशान सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है। कुछ समय बाद हमें इंस्पेक्टर हॉपकिंस का तार मिला। येवरली के किनारे एक जर्जर हवेली में किसी महिला के आने जाने की खबर थी। वह विवरण अन्ना जैसा ही था। होम्स ने खड़े होकर तुरंत कहा, वॉटसन, अपनी रिवॉल्वर साथ लेना। हमें उसकी सच्चाई चाहिए, पर हमें यह भी तैयार रहना होगा कि उसके पास क्या बचा है। जब हम येवरली पहुंचे तो धुंध इतनी घनी थी कि 50 गज आगे तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इंस्पेक्टर हॉपकिंस 2 पुलिसकर्मियों के साथ पुराने मकान के बाहर इंतजार कर रहे थे। हवेली टूटी फूटी थी। खिड़कियों से लोहे के टुकड़े निकले हुए थे और दीवारों पर काई का मोटा परत जमी थी। वह अंदर हो सकती है, होम्स ने फुसफुसाया। आप दोनों पीछे का रास्ता घेरिए इंस्पेक्टर। वॉटसन, तुम और मैं सामने से जाएंगे। हम धीरे धीरे अंदर घुसे। कोनों से टूटे शीशे और कस्तूरी सी धूल की गंध आ रही थी। हवा बासी थी, फिर भी किसी हाल की हरकत की झलक थी। फर्श पर कुछ ताजे पद चिन्ह, हल्के से छोटे जूतों के निशान। होम्स झुका, आवर्धक कांच से देखते हुए बोला, इन निशानों में स्पष्ट उभार है। वह हाल ही में आई थी और शायद अभी यहां है। हम कमरे से कमरे आगे बढ़े। एक जगह दीपक टिमटिमा रहा था। उसके पास मेज पर रूसी भाषा के कुछ दस्तावेज और एक पुराना समाचार पत्र पड़ा था। ये देखो, वॉटसन, होम्स ने बुदबुदाया, ये क्रांतिकारी घोषणाएं हैं। वह अब भी अपने पुराने मिशन पर अटकी हैं। उसी क्षण ऊपर से हल्की सी आहट आई। लकड़ी के फर्श का कर्कश स्वर हवा में कांप उठा। होम्स ने उंगली होठों पर रखी और मुझे इशारा किया। हम धीरे धीरे चरमराती सीढ़ियां चढ़े। ऊपर का कमरा धुंधलके में डूबा था। दरवाजा आधा खुला था। होम्स ने धीरे से उसे धक्का दिया और जैसे ही भीतर झांका, वह वहां थी, खिड़की के पास खड़ी एक महिला। लंबी पतली भूरे बाल उसके कंधों पर झूल रहे थे। उसकी आंखें नीली थीं, पर थकी और बुझी हुई। चेहरे से दुपट्टा नीचे सरक गया। अन्ना सरगेवना, होम्स ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा। अन्ना ने पलटकर देखा। चेहरे पर स्तब्धता और भय साथ मौजूद थे। आप कौन हैं? उसकी आवाज रूसी लहजे में कांपी। मेरा नाम शेरलॉक होम्स है, उसने जवाब दिया। और यह डॉ वॉटसन है। हमें आपके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, और विल यंग की हत्या के बारे में भी। अन्ना ने पीछे हटने की कोशिश की, पर होम्स ने शांत गति से एक कदम आगे बढ़ाया। आप भाग नहीं सकती मिस अन्ना। वह चश्मा आपका था, है ना? कुछ सेकंड का मौन, फिर अन्ना ने आह भरी। हाँ, वह मेरा था, लेकिन मैंने विल को नहीं मारा। होम्स ने गंभीर स्वर में पूछा, तो फिर वह कैसे मरा? अन्ना की आंखों में आंसू चमके। उसकी आवाज भारी हो गई। वह एक दुर्घटना थी, उसने कहा। मैं उस रात कोरम से मिलने गई थी। मैं उससे अपने अतीत का हिसाब चाहती थी। उसने मुझे और मेरे साथियों को रूस में धोखा दिया था। मैं उसका सामना करने आई थी, लेकिन तभी वह युवक अंदर आया। विल। वह चौंक गया। उसने सवाल पूछे, धमकाने लगा। मैं डर गई। उसके पास आया हुआ चाकू मेरे हाथ में था और उसने मुझ पर झपट्टा मारा। अगले ही पल
उसकी आवाज टूट गई। वह जमीन पर गिर पड़ा और मेरे हाथ में खून था। ये कोई योजना नहीं थी, डॉक्टर, केवल भय और गलती का पल था। मैंने धीरे से कहा, और फिर तुम भाग गईं। हाँ, उसने सिर झुका लिया। मैं वहां से भागी। मेरा चश्मा गिर गया। मैं वापस नहीं लौट सकी। मैं सब कुछ खो चुकी थी। होम्स ने स्थिर आंखों से कहा, अन्ना, आपकी कहानी से सच्चाई की झलक मिलती है, लेकिन यह अब पुलिस को सुनानी होगी। इसी बीच दरवाजे पर कदमों की आहट गूंजी। इंस्पेक्टर हॉपकिंस अपने लोगों के साथ कमरे में आ गए। अन्ना ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उसने अपने हाथ आगे कर दिए। अब मैं थक गई हूं मिस्टर होम्स, उसने कहा, शायद सजा ही मेरी मुक्ति है। हॉपकिंस ने हथकड़ी लगाई और उसे बाहर ले गए। वापस लौटते समय ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए बारिश की तिरछी धाराएं हमारे बीच खामोशी के पर्दे सी थीं। वॉटसन, होम्स ने धीरे से कहा, यह मामला बदले और पछतावे की कहानी था। और प्रोफेसर? मैंने पूछा। प्रोफेसर केवल एक डर के साथ जी रहा था। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, उसे अपने पुराने कर्मों की सजा मिल चुकी थी, पश्चाताप की सजा। वह कभी शांति से नहीं सो पाएगा। बेकर स्ट्रीट लौटकर जब हमने वही परिचित जगह देखी, तो मुझे लगा जैसे यह सब एक लंबा दुःस्वप्न रहा हो। कमरा अब शांत था। बाहर मध्यम हवा बह रही थी। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठा, पाइप जलाई और धीमे स्वर में बोला, वॉटसन, यह स्वर्णिम पिंसनेज सिर्फ एक वस्तु थी, पर उसने 3 जिंदगियों के भाग्य बदल दिए। कभी कभी एक गलती, एक बूंद खून, हमारे अतीत की सबसे लंबी परछाई बन जाती है। कमरे में धुआं धीरे धीरे उठता गया और साथ ही वह सन्नाटा जो केवल किसी रहस्य के अंत के बाद आता है। कमरे में मध्यम रोशनी थी। गैस लैंप की लौ धीरे धीरे कांप रही थी और उसके साथ पाइप से उठता घना धुआं हवा में ठहर गया था। होम्स अपनी कुर्सी पर झुका बैठा था, उंगलियों के बीच पाइप थामे हुए और धुएं के छल्ले बनाता जा रहा था, जो थोड़ी ही देर में हवा में घुलकर गुम हो जाते। उसकी आंखें किसी दूर की सोच में खोई थीं, जैसे वह इस पूरे रहस्य से आगे कुछ तलाश रहा हो, किसी ऐसी सच्चाई को जो शब्दों से परे थी। मैंने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, होम्स, यह मामला आखिरकार खत्म हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि सब कुछ स्पष्ट होने के बावजूद कुछ सवाल अब भी बाकी हैं। प्रोफेसर कोरम का क्या होगा? और अन्ना, उसका भविष्य? होम्स ने कुछ देर तक चुप रहते हुए पाइप की राख झाड़ी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, वॉटसन, हर केस का अंत सुकून देने वाला नहीं होता। कुछ कहानियां अपने साथ उदासी छोड़ जाती हैं। यह कहानी भी ऐसी ही थी। विश्वासघात, बदले और गलतफहमी की त्रासदी। अन्ना जो कुछ भी थी, एक हत्यारी या एक भटकी हुई औरत, उसने जो किया वह दुर्भाग्य से एक दुर्घटना थी। मगर कानून के लिए वही अपराध बनेगा, और प्रोफेसर, वह अपने अतीत की परछाइयों में ही जीते रहेंगे। मैंने पूछा, लेकिन क्या यह न्याय है? प्रोफेसर की गलतियां ही तो इस सब की जड़ थीं। उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, वॉटसन, कानून और नैतिकता एक दूसरे से हमेशा सहमत नहीं होते। कानून उस पर हाथ नहीं डाल सकता जिसने सीधे अपराध नहीं किया, लेकिन इंसान का विवेक कभी उसे माफ नहीं करता। प्रोफेसर की असली सजा वही है, एक ऐसा अपराध बोध जो उम्र भर उनका पीछा करेगा। कमरा कुछ देर के लिए शांत हो गया। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी थी और खिड़कियों पर आई ओस की बूंदें गैस लाइट में चमक रही थीं। अगले कुछ दिन हमने इस मामले के विवरण पूरे करने में बिताए। इंस्पेक्टर स्टैनली हॉपकिंस खुद आए और अपनी डायरी खोलते हुए बोले, अन्ना सरगेवना ने पुलिस के सामने सब स्वीकार कर लिया है, श्रीमान होम्स। उसने अपनी कहानी उसी तरह दोहराई जैसे उसने आपसे कही थी। वह प्रोफेसर कोरम से बदला लेने यवर्ली गई थी, पर हत्या उसकी मंशा नहीं थी। विल यंग की मौत सिर्फ एक हादसा थी। होम्स ने सिर झुकाकर उसकी बात सुनी। हॉपकिंस ने आगे कहा, वह बताती है कि चाकू उसने डर के कारण अपने बचाव में उठाया था, पर हादसे ने सब बदल दिया। वह स्वीकारती है कि भय में वह भागी और जल्दबाजी में अपना चश्मा पीछे छोड़ गई। मैंने तत्काल पूछा, तो वह चश्मा वास्तव में उसका ही था? होम्स ने गहरा धुआं खींचकर धीरे से कहा, हाँ, वॉटसन, स्वर्णिम पिंसनेज उसी का था। वही विशेष लेंस गंभीर दृष्टिदोष के लिए बनाए गए। वह बिना उसके देख ही नहीं सकती थी, और यही भूल, वही चश्मा उसके छिपे अपराध को बेनकाब कर गया। मैं कुछ क्षण शांत रहा, फिर बोला, कितना विचित्र है होम्स। एक साधारण सी चीज, एक चश्मा,
इतनी बड़ी हत्या की कुंजी बन गई, और तुमने उसी छोटे सुराग से इस जाल को सुलझा लिया। होम्स ने हल्की मुस्कान दी। याद रखना, वॉटसन, हर छोटा सुराग अपने भीतर पूरी कहानी छिपाए होता है। फर्क बस इतना है कि कौन उसे पढ़ पाता है। कुछ दिन बाद जब हम एक बार फिर यवर्ली गए, हमने पाया कि प्रोफेसर अब बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों के नीचे गड्ढे उतर आए थे। कमरे की हवा में दवा और बीमारी की गंध घुली थी। उनकी खांसी अब और गंभीर हो चुकी थी। होम्स ने पास आकर कहा, आप कैसे हैं प्रोफेसर? प्रोफेसर ने कमजोर हाथों से कंबल ठीक करते हुए कहा, श्री होम्स, मैंने कभी नहीं चाहा कि ऐसा हो। वह मेरी पत्नी थी। मैंने उससे गहरा प्रेम किया था, लेकिन मेरे निर्णयों ने, मेरे झूठे आदर्शों ने हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उनके चेहरे की ओर देखा। उनकी आंखें पूरी तरह रिक्त थीं। उनमें पछतावा था, पर कोई साहस नहीं बचा था। होम्स ने शांत स्वर में कहा, प्रोफेसर, अतीत वही करता है जो उसके स्वभाव में है। वह पीछा नहीं छोड़ता। आपकी चुप्पी ने एक और बेगुनाह को निगल लिया। विल यंग, आपका अपराध तो नहीं था, पर आपके छिपे हुए सच का शिकार वह जरूर हुआ। प्रोफेसर ने सिर झुका लिया। उनकी आंखों के कोनों से दो बूंदें रिस आईं। कुछ कहना चाहा, पर शब्दों ने उनका साथ छोड़ दिया। वह दृश्य मेरे दिल पर किसी बोझ की तरह ठहर गया। मैंने साफ देखा, उनके भीतर एक धीमी मौत चल रही थी, जो अदालत की नहीं, आत्मा की सजा थी। कुछ हफ्तों बाद जब हम बेकर स्ट्रीट लौटे, होम्स ने इस केस की फाइल बंद की। उसने उस स्वर्णिम चश्मे को सावधानी से उठाया, उसे एक छोटे लकड़ी के डिब्बे में रखा और मेज के कोने पर सजा दिया।